नमस्कार मित्रों, मैं उमाशंकर जोशी गुरु मंत्र हिंदी व्याकरण बोध भाग 4 लेके प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आज का पहला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द है। देखिए, हिंदी व्याकरण में जो परीक्षाएं होती हैं उसमें सही वर्तनी यानी शब्द शुद्धि वाला प्रकरण बहुत आता है और इस प्रकरण में से प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। और मित्रों, जितने भी वीडियो बने हैं उन सब में अब तक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ही शामिल किए हैं। ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। मित्रों, प्रश्न 1 का विकल्प है स्वास्तिक, दूसरा विकल्प है व्यवहारिक, तीसरा विकल्प है व्यावसायिक, चौथा विकल्प है प्रागैतिहासिक। मित्रों, इन चारों शब्दों में से हमें सही शब्द छांटना है। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं चर्चा। तो मित्रों देखिए, पहला शब्द है स्वस्तिक। मित्रों, ये जो स्वस्तिक शब्द है, ये स्वस्तिक शब्द इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पर ये जो आपको आ की मात्रा दिखाई देती है ये गलत वर्तनी होती है। शुद्ध शब्द है स्वस्तिक, यानी स्वस्ति प्लस क। दूसरा शब्द है व्यवहारिक। तो मित्रों, ये जो व्यवहारिक शब्द है इसमें शुद्ध रूप जब हम चर्चा करते हैं तो शब्द बनता है व्यावहारिक, क्योंकि मित्रों एक प्रत्यय से बनने वाले जितने भी शब्द होते हैं उनके प्रथम स्वर में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जो प्रथम यानी कि जो शब्द है वो है व्यवहार, और व्यवहार में जब हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये जो अ है ये किस में बदल जाता है, आ में। तो शब्द बनता है व्यावहारिक, यानी कि शुद्ध शब्द कौन सा है, व्यावहारिक। इसलिए सही वर्तने वाला शब्द ये भी नहीं है। मित्रों आइए तीसरा प्रश्न है, तीसरा विकल्प है व्यावसायिक। अब ये जो व्यावसायिक शब्द है तो इसमें भी एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो शब्द क्या बनना चाहिए था, व्यावसायिक। और तो व्यावसायिक का शुद्ध रूप क्या है, व्यावसायिक। तो ये वाला विकल्प भी अपना सही नहीं है। मित्रों चौथे विकल्प में हम लोग देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है प्रागैतिहासिक, यानी कि प्राग इसमें उपसर्ग की तरह युक्त है, मूल शब्द इसमें इतिहास है और इसमें प्रत्यय कौन सा है, इक। अब इस इतिहास में जब हम वृद्धि करते हैं तो बनता है ऐतिहासिक। अब ऐतिहासिक शब्द में प्राक जब हमने जोड़ा तो ये जस्तो संधि यानी पहले वर्ण को तीसरा वर्ण में बदलते हैं और शब्द बनता है प्रागैतिहासिक। क्या शब्द बनता है, प्रागैतिहासिक। तो ये विकल्प अपना सही है। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या है मित्रों, 4 नंबर। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ऐसे ही बहुत सारे शब्द भी बना सकते हैं। जैसे संसार में एक शब्द जोड़ेंगे तो सांसारिक शब्द बनेगा, शरीर में जोड़ेंगे तो शारीरिक बनेगा, समाज में जोड़ेंगे तो सामाजिक बनेगा, लोक में जोड़ेंगे तो लौकिक बनेगा, वेद में जोड़ेंगे तो वैदिक बनेगा। इस तरीके से हम एक प्रत्यांश शब्दों में देख सकते हैं। तो सही वर्तने वाला शब्द आपको समझ में आ गया होगा। स्वस्तिक शुद्ध है, व्यवहारिक अशुद्ध व्यावहारिक शुद्ध है, व्यावसायिक अशुद्ध व्यावसायिक शुद्ध है और प्रागैतिहासिक शुद्ध वर्तनी है। इसलिए इस पहले वाले प्रश्न का आंसर कौन सा होगा मित्रों, 4 नंबर। मित्रों दूसरा प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द है। ये भी इसी तरीके के पैटर्न पे है। अब इसमें भी हमको सही वर्तनी छांटनी है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आइए चर्चा करते हैं, इसके 4 विकल्प पढ़ते हैं। मित्रों अधोपतन, मनोकामना, मनश्चिकित्सक, पुनरावलोकन। ये पूरा जो प्रकरण शब्द शुद्धि का परीक्षा में आया तो ये पूरा प्रकरण विसर्ग संधि से संबंधित है। विसर्ग संधि से संबंधित है मित्रों। शुद्ध अधोपतन इस तरीके से लिखते हैं हम, अधः पतन शुद्ध होता है, अधोपतन अशुद्ध होता है। शुद्ध क्या है मित्रों, अधः पतन। क्योंकि हम ये जानते हैं कि विसर्ग के साथ में पै का योग हो रहा है, और जब पै का योग होता है तो मित्रों नियम यही है कि आप वहाँ पर विसर्ग के स्थान पे ऊ नहीं कर सकते हैं। मित्रों दूसरा जो मनोकामना शब्द शुद्धि की बात करते हैं तो इसका भी जो शुद्ध है वो क्या रूप है, मनः कामना। मनोकामना शब्द अशुद्ध है, शुद्ध क्या है, मनः कामना। तीसरे विकल्प पे चलते हैं, मनश्चिकित्सक। तो मित्रों मनश्चिकित्सक तो देखिए मनः प्लस चिकित्सक। अब ये मनः प्लस चिकित्सक है तो यहाँ विषय के साथ में च यानी तालव्य ध्वनि का मेल हो रहा है, तो विषय के स्थान पर भी तालव्य ध्वनि यानी कि तालव्य शकार हो जाता है।
तो यहाँ मनश्चिकित्सक रूप बनता है। तो ये वाला विकल्प हमको सही लग रहा है। इसको हम निर्णय पे पहुँचे कि ये विकल्प सही है। इससे पहले अगला विकल्प भी हम लोग देख लेते हैं मित्रों, पुनरावलोकन। अब पुनरावलोकन थे तो जरा इसको स्पष्ट करते हैं। तो मित्रों पुनः प्लस अवलोकन। अब पुनः प्लस अवलोकन, तो पुनः क्या एक अव्यय है और मूल रूप से पुनः क्या है, पुनर् है, तो शब्द क्या बनेगा, पुनर्अवलोकन। तो यानी कि ये जो पुनरावलोकन शब्द है, ये पुनरावलोकन शब्द अशुद्ध है, शुद्ध क्या है, पुनर्अवलोकन। शुद्ध क्या है मित्रों, पुनरवलोकन, पुनर्वलोकन। तो अब हम इस प्रश्न का सही आंसर बता पाएंगे। तो अधोपतन अशुद्ध है, मनोकामना अशुद्ध है, मनश्चिकित्सक शुद्ध है, पुनरावलोकन अशुद्ध, और इनके शुद्ध रूप की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। मित्रों आइए तीसरे प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और आज का तीसरा प्रश्न है कि मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही थी, रेखांकित शब्द में शुद्ध वर्तनी है। यानी कि ये जो रेखांकित अजस्र शब्द किया गया है, इसकी जगह हम लोगों के इन 4 विकल्पों में से एक शुद्ध रूप लिखना है। मित्रों पहला विकल्प है अजस्वर, दूसरा है अजस्त्र, तीसरा है अजस्र और चौथा है अजस्र। मित्रों अजस्वर शब्द अशुद्ध है, अजस्त्र शब्द अशुद्ध है, अजस्र शब्द अशुद्ध है, शुद्ध कौन सा है, अजस्र। और अजस्र की जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये मिलकर के बनता है मित्रों ए प्लस जय प्लस ए प्लस से प्लस रे और प्लस ए, और इन वर्णों को जब हम मिलाते हैं तो शब्द क्या बनता है, अजस्र। और अजस्र का मतलब होता है मित्रों निरंतर। तो इस तीसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। आइए मित्रों अब हम चौथे प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और मित्रों हमारा चौथा प्रश्न है सही वर्तनी वाला शब्द है। यानी कि इसमें भी हम लोगों को इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प छांटना है जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। पहला है महात्म्य। मित्रों महात्म्य, दूसरा है त्योहार, तीसरा है जाह्नवी, चौथा है भगीरथ। इन चारों में हमको शुद्ध छांटना है। तो देखिए महात्मा में जब यह प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द बनता है महात्म्य। तो महात्म्य का जो शुद्ध रूप बनेगा वो बनेगा माहात्म्य। महात्म्य शुद्ध है, महात्म्य अशुद्ध है। मित्रों इसी तरीके से त्योहार को देखते हैं तो त्योहार अशुद्ध शब्द है, शुद्ध क्या है, त्योहार, केवल ओ की मात्रा होती है। मित्रों जाह्नवी की शुद्ध की चर्चा करते हैं तो जाह्नवी का शुद्ध रूप कुछ इस तरीके से लिखा जाता है जा आदह न वी। और जो भगीरथ है मित्रों ये भगीरथ शुद्ध है, क्योंकि भगीरथ शुद्ध है और भगीरथ से जो पैदा यानी कि जो भगीरथ में यदि हम ई प्रत्यय करते हैं तब जाके शब्द क्या बनता है, भागीरथी। तो हम ये स्पष्ट कह सकते हैं कि इन चारों में सही विकल्प कौन-सा है, भगीरथ सही विकल्प है। भागीरथ शब्द अशुद्ध होता है, शुद्ध शब्द क्या है, भगीरथ। और भागीरथी किसे कहते हैं, तो भगीरथ किसको लेकर के आए थे, गंगा को, इसलिए गंगा को क्या कहा जाता है, भागीरथी भी कहा जाता है। मित्रों आइए आज का अंतिम और 5वां प्रश्न है सही वाक्य का चयन कीजिए। प्रश्न बहुत सरल है और स्पष्ट भी है, लेकिन हम इसको अब इन चारों विकल्पों में से हमें एक विकल्प छांटना है। मित्रों ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पहला विकल्प है शिव ने एक पुस्तक और 2 कॉपियाँ खरीदी। दूसरा विकल्प है शिव ने एक पुस्तक और 2 कॉपियाँ खरीदे। तीसरा विकल्प है शिव ने एक पुस्तक और 2 कॉपियाँ खरीदी। चौथा विकल्प है शिव ने एक पुस्तक और 2 कॉपियाँ खरीदा। तो मित्रों देखो इसमें हमसे सही क्या पूछा गया है, क्या जानने चाह रहा है प्रश्न हमसे। तो पहले विकल्प में हम देखते हैं कि शिव ने एक पुस्तक और 2 कॉपियाँ खरीदी। तो देखो मित्रों चारों वाक्यों में यहाँ तक तो वाक्य में कोई परिवर्तन ही नहीं किया गया है। सारा परिवर्तन किस में है, केवल क्रिया में है। किस में है मित्रों, केवल क्रिया में। अब हमको ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये खरीदी आएगा, खरीदे आएगा, खरीदी आएगा या खरीदा आएगा। मित्रों पहले विकल्प में और दूसरे विकल्प में, तीसरे विकल्प में, चौथे विकल्प में, चारों विकल्पों की क्रिया हम लोगों को ध्यान से देखनी है। अब हम ये
एक पुस्तक और 2 कॉपियां खरीदी, तो हम ये भी देख पा रहे हैं कि इस वाक्य में 2 कर्म हैं, एक पुस्तक है और एक कापियां हैं, एक पुस्तक और एक कापियां हैं। ये एक वचन में है और ये बहुवचन में है। तो मित्रों एक वचन में है, बहुवचन में, नियम ये कहता है, व्याकरण का नियम ये कहता है, जब भी हम पदक्रम और अन्वय के नियम पढ़ते हैं तो हमें ये स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है कि यदि एक वाक्य में 2 कर्म हों तो क्रिया अंतिम कर्म के अनुसार होती है। मित्रों पुनः समझें कि एक वाक्य में यदि 2 कर्म हों तो क्रिया अंतिम कर्म के अनुसार होती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ पाए होंगे कि पहला कर्म पुस्तक है, दूसरा क्या है, कॉपियाँ। अब हमने देखा कि पुस्तक और कॉपियाँ, पुस्तक और कॉपियाँ, तो अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ जो दूसरा कर्म है वो क्या है, कापियाँ हैं। तो क्रिया किसके अनुसार होगी मित्रों, कापियों के अनुसार होगी। अब कापियाँ कौन से वचन में हैं, एक वचन में है या बहुवचन में है? तो मित्रों यहाँ कापियाँ कौन कितने वचनों में हैं, बहुवचनों में हैं। और जब कापियाँ बहुवचनों में हैं तो क्रिया खरीदी नहीं होगा, खरीदे नहीं होगा, खरीदी, क्योंकि क्रिया भी कौन से वचन में लानी पड़ेगी, हमको बहुवचन में लानी पड़ेगी, क्योंकि ये भी बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में है। देखो खरीदे भी बहुवचन में है और खरीदी भी बहुवचन में है। ये एक वचन की क्रिया है और ये बहुवचन की क्रिया है। ये एक वचन की क्रिया है और ये बहुवचन की। लेकिन यहाँ ये जो कापियाँ हैं ये कौन से लिंग में है मित्रों, स्त्रीलिंग में है, इसलिए क्या आएगा आंसर, खरीदी। फिर एक बार इसको समझ लेते हैं कि शिव ने एक पुस्तक और 2 कॉपियाँ खरीदी। अब आपके मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया होगा कि यहाँ पर तो कर्ता तो शिव है और शिव पुल्लिंग में है और क्रिया कौन से लिंग में आ रही है मित्रों, स्त्रीलिंग में आ रही है। भले ही, क्योंकि व्याकरण ये कह रहा है कि कर्ता के साथ तो कौन सा प्रसर्ग जुड़ गया है मित्रों, ने, और कर्म के साथ प्रसर्ग नहीं है। तो व्याकरण का नियम है कि यदि वाक्य में कर्ता के साथ प्रसर्ग हो और कर्म के साथ प्रसर्ग नहीं हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है, और यदि कर्म भी 2 हो तो क्रिया अंतिम कर्म के अनुसार होती है। इसलिए मित्रों इस प्रश्न का आंसर कौन सा नंबर होगा, 3 नंबर। आशा है आपको ये प्रकरण अच्छे समझ में आया होगा, और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आता है वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय हिंद।